सभी विद्यार्थियों का निर्वाण हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण बिंदु, पत्र लेखन। ठीक है बेटा, देखिए आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम होगा पत्र लेखन। कक्षा 12 को समर्पित है कक्षा बेटा। देखिए आपके पाठ्यक्रम में कुल 5 प्रकार के पत्र हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा पहले तो, फिर हम पढ़ेंगे एक एक करके सारे पत्रों को। देखिए बेटा कौन कौन से पत्र हैं। एक तो हमारे पाठ्यक्रम में अर्ध सरकारी पत्र हैं, जिसको अर्ध शासकीय पत्र भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या है? अर्ध शासकीय पत्र। एक हमारे पाठ्यक्रम में क्या है बेटा? एक निविदा है। क्या है? निविदा, जिसको इंग्लिश में टेंडर कहते हैं। पारिभाषिक शब्दावली में भी इसे पूछे जाते हैं बेटा। एक हमारे पाठ्यक्रम में विज्ञप्ति है। क्या बेटा? विज्ञप्ति है। ठीक है, इसके अलावा एक क्या है? एक ज्ञापन है बेटा, और इसके अलावा एक अधिसूचना है। ठीक है, तो इस तरह से कुल 5 प्रकार के जो पत्र हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। प्रयास करेंगे कि हम इन 5 के बारे में ही इस कक्षा में जान लें। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि जो पत्र लेखन का बिंदु है आपके पाठ्यक्रम में 4 अंक का अंक भार रखने वाला है। कितने नंबर का बेटा? 4 अंक का अंक भार रखने वाला है, और 4 अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, पत्र कितने नंबर का आएगा बेटा? 4 नंबर का आएगा। किस में आएगा? अथवा में आएगा। किस में आएगा बेटा? अथवा में आएगा। मतलब इसका क्या हो गया, यानी कोई 2 पत्र आएंगे। ठीक है, उनमें से कोई अपने को एक करना पड़ेगा। अब 2 में से जैसे ज्ञापन हो सकता है, अथवा में अर्ध सरकारी पत्र मिल सकता है, अधिसूचना मिल सकती है। अधिसूचना हो सकती है, उसके अथवा में अर्ध सरकारी पत्र मिल सकता है या ज्ञापन मिल सकता है। ठीक है, निविदा और विज्ञप्ति पिछली बार आए हुए हैं, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए, बाकी हालांकि ऐसा होता नहीं है कि तुरंत अगले साल वैसे आ जाएं। फिर भी आप पढ़ेंगे 5 ही, अपने को छोड़ना कोई सा भी नहीं है, क्योंकि 5 पत्र हमारे पाठ्यक्रम में है। जिन बच्चों ने अब तक भी इसके बारे में नहीं जाना है कि क्या निविदा होती है, क्या विज्ञप्ति होती है, क्या ज्ञापन होते हैं, वो बहुत अच्छे से इसको जान पाएंगे बेटा। देखिए तो सबसे पहले हम बिना समय बर्बाद किए बेटा जानेंगे किसके बारे में? अर्ध सरकारी पत्र के बारे में। किसके बारे में बेटा? अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र। देखिए बेटा क्या होते हैं अर्ध शासकीय पत्र, यानी जब कोई सरकारी कर्मचारी है या जो सरकारी अधिकारी है वो अपने समकक्ष अधिकारी को या अपने कनिष्ठ अधिकारी को या अपने उच्च अधिकारी को कोई राय जानने के लिए, कोई सलाह जानने के लिए या अपने सुझाव प्रेषित करने के लिए जब पत्र लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ही अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। पहली बात, ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखना, मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। इसका नाम तो है अर्ध शासकीय पत्र, यानी सरकारी पत्र होते हैं ये। ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान देना इस बात का, ये पत्र सरकारी जरूर होते हैं, इन पत्रों की भाषा व्यक्तिगत पत्रों जैसी होती है। कैसी होगी बेटा? इन पत्रों की भाषा व्यक्तिगत पत्रों के जैसी ही होगी, यानी पर्सनल लेटर जो अपन लिखते हैं व्यक्तिगत पत्रों के जैसी ही इनकी भाषा होती है। मतलब इनमें पत्र लिखने वाला जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहा है उसको नाम से संबोधित करेगा। किससे संबोधित करेगा बेटा? नाम से संबोधित करेगा। ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात, इसमें कोई महोदय वगैरह नहीं आते हैं। ये जो सामान्य सी चीजें हैं इनके बारे में बेटा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता चुका हूँ ये पत्र सरकारी जरूर होते हैं। इनकी भाषा कैसी होती है? इनकी भाषा होती है बेटा व्यक्तिगत पत्रों के जैसी। कौन से पत्र की बात कर रहे हैं बेटा? अर्ध शासकीय पत्र की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अर्ध शासकीय पत्र की बात कर रहे हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले अर्ध शासकीय पत्र पढ़ने से पहले मैं आपको इसका प्रारूप समझा देता हूं कि कैसे लिखा जाएगा अर्ध शासकीय पत्र। देखो बेटा ऊपर अर्ध शासकीय जो पत्र होता है उस पर सरकार लिखा जाता है। अगर पत्र दिल्ली सरकार के द्वारा जारी हो रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा, तो ऊपर लिख दिया जाएगा भारत सरकार दिल्ली। ठीक है बेटा, अगर कहां से जारी हो रहा है पत्र? अगर भारत सरकार के द्वारा पत्र जारी किया जा रहा है तो उसके अंदर क्या जाएगा बेटा? ऊपर भारत सरकार आ जाएगा राजस्थान सरकार की जगह। अगर राजस्थान सरकार से जारी हो रहा है तो इसमें राजस्थान सरकार लिख ही रखा है। ठीक है, अब देखो 2 बातें होती हैं जो काम की हैं। एक तो होता है प्रेषक। कौन होता है बेटा? प्रेषक। प्रेषक का मतलब क्या होता है बेटा? पत्र भेजने वाला। एक होता है प्रेषिती। क्या होता है बेटा? प्रेषिती। प्रेषिती कौन होगा? पत्र को प्राप्त करने वाला। ठीक है बेटा, तो एक तो प्रेषक होता है और एक प्रेषिती होता है। तो आपको ध्यान रखना है
अब सबसे पहले हम इसमें जो जानकारी जानने जा रहे हैं वो प्रेषक के बारे में ही है। किसके बारे में बेटा? प्रेषक के बारे में। तो देखो बेटा ऊपरी ऊपर तो क्या हो गया, राजस्थान सरकार हो गया, यही प्रारूप रखना आप, ऐसी पंक्तियां वगैरह छोड़ करके बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए बेटा कॉपी जांच करने वाले को। और मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ, प्रयास करना कि जब आप पत्र लेखन का कार्य करें तो नए पृष्ठ से आप इसकी शुरुआत करें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पीछे वाला पेज आपका आधा बच रहा है और आप नए पेज पर दौड़ गए, ऐसा नहीं है बेटा। जैसे ये मान लीजिएगा कि पत्र लेखन का जो आपका प्रश्न है शायद 17 नंबर पे आपका पत्र लेखन का प्रश्न होगा। कितने नंबर पे होगा बेटा? 17 नंबर पे होगा, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर पे क्या होगा? पत्र लेखन वाला प्रश्न होगा। तो उस समय आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना बेटा? कि जैसे आपने उससे पहले जस्ट व्याख्या होंगी बेटा, क्या होंगी? पत्र लेखन से ठीक पहले क्या होंगी? व्याख्या होंगी। तो जैसे आपने व्याख्या से पहले वाला प्रश्न किया और उसमें आपका पेज भर गया, तो नए पेज से आप किसकी शुरुआत कर सकते हैं? पत्र लेखन की शुरुआत कर सकते हैं। और निबंध को सबके अंत में करना बेटा, क्योंकि समय लग जाए तो पेपर छूटने की संभावना रहती है, ठीक है ना। हाँ तो देखिए बेटा, अब बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं आगे। ऊपरी ऊपर तो क्या आएगा बेटा? विभाग का नाम। कई बच्चे सोच रहे हैं सर किसका विभाग? पत्र लिखने वाले का। क्योंकि बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक ऐसा पत्र है बेटा, सरकारी पत्र है, लिखने वाला कोई सरकारी कर्मचारी होगा, कोई सरकारी अधिकारी होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद में उसके स्थान का नाम कि वो कहाँ से पत्र लिख रहा है, दिनांक हो जाएगा, आगे एक पत्र लिखा हुआ मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद में आएगा बेटा अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। दोबारा से सुन लो, इधर कौन सी साइड है बेटा? ये आपका दाईं ओर, दाईं साइड, वैसे बोलता हूँ राइट साइड में। दाईं ओर आपको क्या लिखना है? विभाग का नाम लिखना है, फिर उसके नीचे स्थान लिखेंगे, फिर उसके नीचे दिनांक लिखेंगे, फिर उसके नीचे पत्र क्रमांक लिखेंगे। ये तो क्या हुआ? ये तो हुआ आपका बेटा क्या? प्रेषक की जानकारी है। किसकी बेटा? मैं ऊपर लिख देता हूँ, प्रेषक के बारे में है। किसके बारे में है? प्रेषक। अब देखो बेटा, इधर क्या लिखेंगे हम? प्रेषक का नाम लिखेंगे, यानी जो पत्र लिखने वाला है उसको हम नाम से संबोधित करेंगे। और उसके नीचे उसका क्या लिखेंगे बेटा? पद लिखेंगे। प्रेषक का नाम और प्रेषक का पद, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना बेटा, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ पहले इसको एक बार। देखो अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से। इधर इस तरफ क्या आया? विभाग का नाम आया, स्थान आया, फिर दिनांक, फिर पत्र क्रमांक। इसके बाद में इस तरफ कौन सी साइड में? बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में। इधर क्या बेटा? पत्र लिखने वाले का नाम और उसके नीचे उसका पद। कोई दिक्कत है बेटा? उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जहां पर आपने ये देखो इधर जो आपने पत्र क्रमांक लिख रखा है, इससे ठीक नीचे वाली पंक्ति में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे किससे? नाम से। जैसे प्रिय सुभाष जी है, प्रिय महेश जी है, प्रिय अरोड़ा जी है, जिनका भी नाम, ठीक है। अगर पत्र में नाम दे रखा तो ठीक है, नहीं अपनी मर्जी से भी हम नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अच्छे से समझाने जा रहा हूं। अर्धशासकीय पत्र में विषय नहीं आता है। आपके 5 पत्र हैं, 4 में विषय नहीं आता, केवल ज्ञापन में विषय आता है, ध्यान देना। अर्ध आपकी जो संजीव की पासबुक है शायद उसमें विषय भी दे रखा है, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ अर्धशासकीय पत्र में क्या नहीं आता है? विषय नहीं आता है, ठीक है। ये आपकी व्याकरण के अनुरूप पत्र हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपकी कक्षा 9 से 12 की जो व्याकरण चलती है उसके अनुरूप तैयार किया हुआ पत्र है बेटा। तो ध्यान देना इस बात का कि इसमें विषय नहीं आएगा और कोई महोदय वगैरह ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको किससे संबोधित करेंगे बेटा? नाम से संबोधित करेंगे, ओके। देखो अब चलते आगे। अब ये क्या बेटा? पत्र का प्रारंभ, यानी पत्र के हम क्या करने जा रहे हैं? शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेटा? शुरुआत। प्रारंभ का मतलब क्या होगा बेटा? यानी हम इसमें क्या लिखेंगे? जिस तरह से कोई पत्र, हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो हम महोदय लगाने के बाद लिखते हैं ना कि सर निवेदन है कि मेरे घर पर 10 दिन का काम है, ठीक है, ये काम है, मेरे भाई की शादी है, मैं भी शादी में डांस करना चाहता हूँ, क्यों, है ना। इस तरह की चीज़ें हम लिखते हैं ना उसके अंदर कि मुझे भी शादी में शामिल होने का मौका मिले, ये बातें बेटा, ठीक है। तो ये होती है, यहां से हम शुरुआत करेंगे, मध्य भाग यहां तक आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे ये पत्र का मध्य भाग आ गया, इसमें अपने जो बातें लिखी, सारी बातें कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, आपने इस चीज की मांग की थी, ये बताया था, ये बातें इसमें आ जाएंगी बेटा, पत्र का प्रारंभ और मध्य भाग के अंतर्गत। फिर आएगा समापन वाक्य। समापन वाक्य का मतलब जाने क्या बेटा? समापन वाक्य जिस तरह से देखिए हम प्रार्थना पत्र लिखते थे, उसमें लिखते थे ना कि आशा है कि आप मुझे 2 दिन की 5 दिन की छुट्टी देने का अवकाश प्रदान करेंगे या छुट्टी देने की कृपा करेंगे, ऐसा लिखते थे हम। इसमें भी समापन वाक्य में वही बातें लिखी जाती हैं कि उम्मीद है कि आप इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है ना। जो भी पत्र जिस विषय से संबंधित है उसी से संबंधित बातें बेटा इसके अंतर्गत आएंगी, ओके, ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद में क्या है, फिर हम आगे चलते हैं। इधर आएगा बेटा क्या? आपका सद्भावी हस्ताक्षर और नाम। ये किसके बेटा? ये प्रेषक के हैं। किसके हैं? प्रेषक, यानी पत्र लिखने वाला। ध्यान रखना हमने यहां पर जो नाम लिखा है, कहां पर? ये जो नाम लिख रखा है
ऐसा ही इस व्यक्ति का जो नाम है, ये नाम कहाँ आएगा बेटा, यही नाम नीचे यहाँ पर आएगा, आपका सद्भावी जो है यहाँ पर ये नाम आएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए अभी पत्र पूरा नहीं हुआ है, इसके ठीक बराबर में इस तरफ, कौन सी साइड में बेटा, जहां पर आपने आपका सद्भावी लिख रखा है, इसके ठीक सामने ही लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर हमें क्या लिखना है, श्रीमान। किसका नाम है बेटा ये, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे श्रीमान अरोड़ा जी किसी भी पद पर हो, शासन सचिव या शिक्षा आयुक्त, जिस स्थान पर हैं उस स्थान का नाम एक पत्र लिखा हो, मैं दिखाऊंगा अभी आपको आगे है। ठीक है बेटा। तो इसके आपका सद्भावी जिधर आपने लिखा बेटा, इसके ठीक सामने वाली पंक्ति में आप क्या लिखेंगे, श्रीमान, ये परिस्थिति, परिस्थिति का मतलब पत्र प्राप्त करने वाला, उसका नाम, पद और स्थान। ठीक है, पहले तो उसको नाम से जैसे श्रीमान अरोड़ा जी, जैसे वो प्रधानाचार्य के पद पर हैं, या शिक्षा निदेशक के पद पर हैं तो शिक्षा निदेशक, ठीक है, जिला बीकानेर। ठीक है, इस तरह की चीजें बेटा इसके अंतर्गत आएंगी। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब देखिए मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ बेटा। एक पत्र लिखा हुआ है, उसका प्रारूप लेकर के देखो बेटा, ये पत्र आपके सामने है। ठीक है, कि स्वयं को महेश त्रिपाठी शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार मानते हुए सुरेश अरोड़ा आयुक्त माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को एक अर्ध शासकीय पत्र लिखिए, अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, जिसमें सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण हेतु ध्यान आकृष्ट किया गया हो। ठीक है बेटा, ये पत्र लिखना है। देखो पत्र पे चलते हैं अपन आगे। ये आपका पत्र है बेटा, आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए, बिल्कुल समझिए। ऊपर ऊपर क्या लिख दिया बेटा अपन ने, राजस्थान सरकार, क्योंकि बात बीकानेर की है, बात राजस्थान की है। इधर क्या लिख दिया, शिक्षा विभाग से पत्र जारी हुआ है। कहाँ से होता है, शासन सचिवालय, जयपुर के अंदर अपना शासन सचिवालय बेटा, और ये जयपुर आ गया इसके नीचे। इसके बाद में दिनांक 17 नवंबर 2022। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये मतलब उस समय का लिखवाया हुआ बच्चों को पत्र, उस समय का बेटा। तो आप तो 24 मार्च लिखना, आपको याद रखना सीधा, क्योंकि आपकी परीक्षा 24 मार्च को होनी है, तो 24 मार्च 2023 आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में पत्र क्रमांक क्या बेटा, अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। देखो थोड़ा सा आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि इधर ले रखा है, इसको इस तरफ ले रखा है, लेफ्ट साइड में, यानी बाईं ओर ज्यादा खींच रखा है। क्यों? क्योंकि अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक लिखेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो फिर क्या लिखा है, शिक्षा विभाग, और कुछ भी आप नंबर डाल देना बेटा। आप ये सोचेंगे सर पत्र क्रमांक में हम क्या लिखें, तो आप लिखना छोटा सा, देखो इस तरह से लिखना, शिक्षा विभाग। ये शिक्षा विभाग का तो तब लिखना जब शिक्षा विभाग से ही संबंधित हो। जैसे चिकित्सा विभाग का है तो ची का मतलब चिकित्सा, वी का मतलब विभाग। समझ पा रहे बेटा मेरी बात को आप अच्छे से? कोई भी नंबर, जैसे आपने लिख दिया 55/2022-23, क्योंकि सेशन आपका कौन सा बेटा, 2022-23 ही है। इस तरह से आप पत्र क्रमांक लिख देंगे। ठीक है, इसके ठीक सामने आप क्या लिखेंगे बेटा, जो पत्र लिख रहा है, कौन बेटा, जो पत्र लिख रहा है उस व्यक्ति का नाम और उसका पद। देखो कौन सी तरफ है, पहले तो अपन बात करें दाईं ओर की। दाईं ओर तो हमें क्या लिखना है बेटा, प्रेषक का विभाग का नाम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में कहाँ पर वो विभाग है उस स्थान का नाम लिखना है, फिर नीचे दिनांक लिखेंगे और फिर पत्र क्रमांक लिखेंगे। इसके ठीक सामने वाली पंक्ति में हम क्या लिखेंगे बेटा, प्रेषक का नाम लिखेंगे, उसके नीचे उसका पद लिखेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बेटा हम पत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो ये संबोधन वाक्य आ गया, प्रिय सुरेश अरोड़ा जी। मैं बता चुका हूं आपको कि अर्धशासकीय पत्र में विषय नहीं आता है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है विषय तो बेटा उस भ्रांति को दिमाग से निकालिए। अर्धशासकीय पत्र में विषय नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है ना, संजीव के पास में विषय दे रखा, आपकी गलती नहीं है, संजीव के पास में भी विषय दे रखा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अर्धशासकीय पत्र में विषय आता नहीं है। पत्र लिखने वाला जिसको लिखता है उसको व्यक्तिगत तौर पर जानता है। तो जैसे हम पिताजी को पत्र लिखते हैं तो कोई विषय लिखेंगे क्या, नहीं लिखते, वैसा ही प्रारूप इसका होता है बेटा। अब देखो आगे चलते हैं, ये आ गया बेटा पत्र का मध्य भाग। जैसे आपने लिखा कि आपका पत्र क्रमांक C131 प्राप्त हुआ, जिसमें आपने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का जिक्र किया था। ठीक है बेटा, आज ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय शिक्षा का एकमात्र केंद्र है। आप विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों की व्यवस्था करके प्रधानाचार्यों को आदेशित करें ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है बेटा, हाँ ये विद्यालयों के लिए लगभग कमियां चलती रहती हैं शिक्षकों की। ठीक है बेटा, उसके लिए है। अब देखो अगली पंक्ति क्या है, समापन वाक्य इसको कहते हैं, आशा है। देखो इसी प्रकार से आपको प्रारंभ करना है, इसको भी आशा है कि आप विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद हो गया। इधर क्या होगा बेटा, आपका सद्भावी, और हस्ताक्षर में क्या आ गया बेटा, महेश त्रिपाठी। देखो महेश त्रिपाठी क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि देखो ऊपर देखो आप, पत्र लिखने वाला कौन है, पत्र लिखने वाला महेश त्रिपाठी है। कौन है बेटा, महेश त्रिपाठी है। ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ पर भी क्या आया है, एक बात और देख लो आप, लगे आती फिर वापस आना पड़ेगा नहीं तो यहाँ पर। ये क्या है, सुरेश अरोड़ा जी। कौन है, पत्र जिसको हम लिख रहे हैं वह है। ठीक है बेटा, तो देखो आगे दोनों के बारे में जान लो आप। ये तो क्या बेटा, आपका सद्भावी, क्या है, आपका सद्भावी, हस्ताक्षर हो गए महेश त्रिपाठी जी के। और इधर क्या हो गया बेटा, ये हो गए सुरेश अरोड़ा जी। ठीक है,
आयुक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, पत्र को प्राप्त करने वाला हो गया। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप एक बार नहीं तो 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपके पत्र क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है अर्ध सरकारी पत्र आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, हाँ, क्योंकि पिछली बार निविदा और विज्ञप्ति पूछा हुआ है। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं, बिना समय खराब किए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, हाँ, अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा से देख लीजिए इसको, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रारूप का जरूर ध्यान रखना। राजस्थान सरकार मध्य में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। इधर जो पत्र लिख रहा है उस विभाग का नाम हो गया, ये तो सारा का सारा उसका ही पता है, दिनांक है। इधर क्या है बेटा, इधर जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और उसका पद। उसके बाद में हम आगे चर्चा करें तो यहाँ से पत्र लिखने की शुरुआत हो रही है। जो पत्र लिख रहा है उसको नाम से संबोधित कर रहे हैं। फिर पत्र का मध्य भाग आ रहा है। ठीक है बेटा, क्या आ रहा है, पत्र का मध्य भाग आ रहा है, इसको पत्र का मध्य भाग कहा जाता है। और ये अंत में समापन वाक्य है। क्या बेटा, समापन वाक्य है। और ये क्या बेटा, ये सबसे अंत में है आपका सद्भावी, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम। और इधर इसके सामने क्या लिखा है, श्रीमान, जिसको पत्र लिखा उसका नाम और उसका पद और उसका बेटा विभाग। ठीक है, और उसका पता अंत में। ठीक है, ये हो गया आपका अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। अब बेटा एक बात और बता दूं मैं आपको, अर्ध शासक के पत्र को या अर्ध सरकारी पत्र को अंग्रेजी में डेमी ऑफिशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछली बार जो आपसे पूछा गया पारिभाषिक शब्दावली, वो सर्कुलर पूछा गया। क्या पूछा गया बेटा, सर्कुलर। और सर्कुलर का मतलब क्या होता है, परिपत्र होता है। क्या होता है बेटा, परिपत्र। इससे पहले एक बार नोटिफिकेशन पूछा जा चुका है। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अधिसूचना। क्या होता है बेटा, अधिसूचना होता है। ठीक है, तो मैं इनका अंग्रेजी वर्जन भी आपको बता रहा हूँ साथ साथ। अगर आपसे अर्ध सरकारी उसका अर्ध सरकारी का नाम है बेटा, अगर पारिभाषिक शब्दावली के रूप में पूछा जाए तो भी आपको ध्यान रह सके। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं निविदा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, निविदा को अंग्रेजी में टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडर कहते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखना इनकी स्पेलिंग भी, TENDER। ठीक है बेटा, हाँ, तो आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए क्या होती है निविदा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा। मैं बता दूं आपको, निविदा का मतलब ये बेटा, कोई भी सरकारी संस्था या कोई निजी संस्था जब कोई काम करवाना चाहती है तो उस कार्य को करवाने के लिए वो समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना प्रेषित करेंगे उसी को क्या कहा जाता है बेटा, निविदा कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में टेंडर कहते हैं। दोबारा से सुन लेना, जब कोई सरकारी या निजी संस्था अपने कार्यों की आपूर्ति करवाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना जारी करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही निविदा या टेंडर कहा जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, जैसे आपकी स्कूल है मान लो, उनमें कमरे बनवाने, उनको 2 कमरे 3 कमरे, तो उसके लिए वो समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना निकालेंगे कि मुझे कमरों की आवश्यकता, इस विद्यालय के अंदर कमरों की आवश्यकता है। तो उसके अंदर व्यक्ति आपसे अपने आप संपर्क कर लेंगे। ठीक है, तो समाचार पत्रों के माध्यम से हमने सूचना निकाल दी, फिर व्यक्ति अपने पास संपर्क करेंगे तो उसकी कुछ बातें इसमें होती हैं, वही क्या होती है बेटा, निविदा होती है। उसके बारे में हम जानेंगे। देखो सबसे पहले तो देखिए क्या है बेटा, सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा दैनिक आवश्यकताओं या किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे ही निविदा कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब निविदा के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, वैसे बताता हूँ आपको कि उसके अंदर कार्यालय का नाम होना चाहिए, दिनांक होनी चाहिए, निविदा जारी करने की दिनांक होनी चाहिए। ठीक है बेटा, प्रपत्र की दिनांक होनी चाहिए, निविदा खोलने की दिनांक होनी चाहिए। ये बातें हम करने जा रहे हैं बेटा। देखिए अब देखो, सबसे पहले एक निविदा का प्रारूप आपके सामने है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से बेटा। ये क्या है, एक प्रारूप है, मान लो आप देखो ऊपर तो निविदा में क्या आएगा बेटा, कार्यालय का नाम आएगा। क्या आएगा, कार्यालय का नाम। अब कार्यालय का नाम आपको दिया मिलेगा, अगर आपसे निविदा पूछा जाएगा तो कार्यालय का नाम आपको दिया हुआ मिलेगा, तो आपको ही लिखना है कार्यालय। जैसे मान लो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निविदा जारी की, ये मान लो अधीनस्थ बोर्ड ने निविदा जारी की, ये मान लो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निविदा जारी की, तो ऊपर क्या आ जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रहा है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ठीक है बेटा, इस तरह से आ जाएगा। तो ऊपर तो आएगा कार्यालय का नाम, ध्यान रखना बेटा, हम बात कर रहे हैं निविदा की। ठीक है, उसके बाद में इधर आ जाएगा निविदा क्रमांक, यानी पत्र क्रमांक जिसको हम कह सकते हैं, और इसके ठीक सामने आ जाएगा दिनांक। क्या आ जाएगा बेटा, दिनांक आ जाएगा। तो एक तरफ तो निविदा क्रमांक हो गया, एक तरफ क्या हो गया बेटा, दिनांक हो गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आप ये अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे ऊपर लिखा एक पंक्ति छोड़ देना, थोड़ा सुंदर देखना चाहिए बेटा। पत्र का सीधा सा तरीका ये होता है कि जितना वो आकर्षक होगा उतने ही आप उसमें ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना, 4 में से 4 नंबर भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो निविदा क्रमांक लिखा जाता है, इसके ठीक सामने दिनांक लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में आप लिखेंगे निविदा सूचना संख्या। क्या लिखेंगे बेटा, निविदा सूचना संख्या। कोई भी नंबर अपनी मर्जी से हम डाल लेंगे। निविदा क्रमांक में क्या लिखेंगे, देखो निविदा क्रमांक में लिखेंगे बेटा, जैसे देखो नगर पालिका नीम का थाना, तो
श्रेणी, फिर क्या लिख रखा है, कोई भी नंबर लिख दिया आपने 2022 2023 इस तरह से आप लिख देंगे ओब्लिक डाल करके, ठीक है। तो जो भी कार्यालय हो जहाँ से निविदा जारी हो रही हो उसके बारे में लिख करके और हम आगे कोई भी क्रमांक डाल देंगे, वो आपकी निविदा क्रमांक हो जाएंगे। इसके ठीक सामने वाली पंक्ति में, इसके ठीक सामने हम क्या लिखेंगे बेटा, दिनांक। जैसे ये मानो आपको तो 24 मार्च ध्यान रखना है, 24 मार्च 2023, ठीक है बेटा। अब चले हम आगे, निविदा सूचना संख्या। क्या बेटा, निविदा सूचना संख्या। देखो इसमें क्या लिखना है बेटा, अपने को निविदा सूचना संख्या ही लिखनी है, कोई भी संख्या डाल देंगे हम, 5 10 18 20 25, बहुत ज़्यादा मत डाल देना, कहीं अपने मोबाइल नंबर डाल दो यहाँ पर, ऐसा भी नहीं करना है बेटा। देखो क्या लिखा है, नगर पालिका नीम का थाना द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्न अनुसार है, यानी जिसका विवरण निम्न प्रकार है। अब देखो सबसे पहले तो क्या बेटा, आपने इसमें कुछ जानकारियां दी हैं। क्या क्या जानकारी हैं, देखो प्रपत्र जारी करने की दिनांक, इसका मतलब क्या बेटा, प्रपत्र यानी फॉर्म होता है। जब हम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, तो हमें पहले एक फॉर्म दिया जाएगा जो हमें भरना पड़ता है, जिसमें अपनी सामान्य जानकारी हमको भरनी पड़ेगी। वही निविदा प्रपत्र होता है, जिसके अंदर उसमें रेट लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, वो है बेटा आपका निविदा प्रपत्र, ठीक है। तो निविदा जारी करने की दिनांक, ठीक है। जैसे इस बात का ध्यान रखना बेटा, ऊपर एक बार देखना थोड़ा सा, हमने इधर क्या डाल रखा है, 19 नवंबर डाल रखा है, तो इससे पीछे की दिनांक मत लिख देना, आप इससे आगे की लिख सकते हो, इसके सेम डे यानी इसी दिन की लिख सकते हैं, एक दिन के आगे की लिख सकते हैं, 10-15 दिन का गैप नहीं देना है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें क्या आएगा बेटा, प्रपत्र, प्रपत्र का मतलब जो प्रारूप होता है, परफॉर्मा होता है, वो होता है। तो प्रपत्र जारी करने की दिनांक 21 नवंबर डाल दिया अपन ने। प्रपत्र जमा कराने की दिनांक 28 नवंबर, यानी लगभग 5-7 दिन का अपने को समय दे देना है, ठीक है बेटा। सायंकाल 4 बजे, यानी उसमें आपको समय के साथ साथ, दिनांक के साथ साथ समय भी देना है, नहीं तो लोग आपको रात तक आते रहेंगे कि आज की तो आपने दिनांक दे रखी है, ठीक है ना। तो आपको उसमें सीधा सा लिखना है कि इतने बजे तक निविदा प्रपत्र आपका जमा किया जाएगा। फिर क्या बेटा, निविदा खोलने की दिनांक। निविदा खोलने का मतलब क्या हुआ, जितने लोगों ने आपको फॉर्म भर करके जमा करवाया कि मैं इतने रुपए में काम करूंगा, मैं इस रेट में काम करूंगा, मैं इसमें काम करूंगा, तो सब लोगों ने बंद लिफाफे में आपको सूचनाएं दे दी। समझने का प्रयास करना बेटा। अब आप उनको सबके सामने खोलेंगे, सबसे कम जो रेट में काम करेगा, सबसे कम कीमत दर पे जो काम करेगा, उससे हम काम करवाएंगे, सीधी सी बात है। तो निविदा खोलने के हम दिनांक देंगे, जैसे मान लो अपने अंतिम तिथि मान लो 30 मार्च दी, ठीक है। तो उसके बाद में 2 दिन 3 दिन का समय दे दिया कि 1 अप्रैल 2024 को निविदा खोलने की दिनांक, समय दे दिया दोपहर 2 बजे, दोपहर 12 बजे, 1 बजे, और स्थान जिस क्षेत्र में जिस कार्यालय से निविदा जारी हुई है उस कार्यालय के नाम के साथ, ठीक है ना बेटा। अब है कार्यों का विवरण कि कौन कौन से कार्य हमें करवाए जाने हैं। तो देखो बेटा, बिना घबराएं आपको एक सारणी बनानी है, ठीक है। ये टेबल आपको दिख रही होगी, इसमें क्या लिखना है, क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर। क्या लिखना है बेटा, क्रम संख्या लिखनी है यानी सीरियल नंबर। अब देखिए बेटा, उसके बाद में क्या करना है, कार्य का नाम, क्या काम आप करवा रहे हैं, अनुमानित व्यय राशि यानी उस पर लगभग कितना खर्च आपने को करना है, धरोहर राशि और समय अवधि। इसमें एक कॉलम और बनाना बेटा आपको बीच में, धरोहर राशि के बाद बनाना चाहिए क्या, प्रपत्र मूल्य। क्या बनाना बेटा, प्रपत्र मूल्य, ठीक है। और उसमें सबका 100 रुपये लिख देना आपको, चाहे एक काम हो 2 काम हो, वो लिख देना प्रपत्र मूल्य 100 रुपये, नहीं तो जिसको जरूरत नहीं वही प्रपत्र खरीद लेगा बेटा, इसलिए प्रपत्र मूल्य पर रख दिया 100 रुपये, ठीक है। ये इसके ठीक बाद में आप कॉलम बना लेंगे धरोहर राशि के बाद में, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर ये धरोहर राशि, ये अनुमानित व्यय राशि क्या है, हमारे को समझ में नहीं, तुम बताता हूँ बेटा। सबसे पहले क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर, फिर कार्य का नाम, फिर व्यय राशि। व्यय राशि का मतलब लगभग इस पर कितना खर्चा किया जाना है, ये हो गया बेटा। फिर क्या है, धरोहर राशि। धरोहर राशि का मतलब कि आप जिस व्यक्ति से काम करवाएंगे, अब गारंटी तो नहीं कि वो सही तरीके से खरा उतरे, वो काम कर पाए, तो इसलिए कुछ रुपए हम अगले से लेंगे पहले, ठीक है, ताकि वो सही तरीके से काम करे, गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम करे और अंत में समाई जाएगा। उससे पहले प्रपत्र मूल्य और रख देना आपको, जैसे टंकी निर्माण कार्य रख दिया अपन ने, टंकी में बड्डी की मात्रा आती है बेटा, ठीक है। ट्यूबवेल निर्माण कार्य रख दिया, ठीक है। तो अनुमानित राशि जैसे 2 लाख रुपए खर्च करने इसके ऊपर, तो धरोहर राशि अपन ने 20,000 रुपये ले लिया अगले से, ठीक है। प्रपत्र मूल्य 100 रुपये आ जाएगा। उसके बाद में समावधि आ गई, ट्यूबवेल निर्माण कार्य अपन ने रख दिया। इसमें देखो समावधि बेटा काम के हिसाब से है, कोई बड़ा काम है, मकान वगैरह बनाने हैं, तो उनमें तो समय ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है, तो उसके हिसाब से समय रखा जाता है, ठीक है। इसकी अनुमानित राशि 5 लाख होगी, तो लगभग ये मानना आप जो अनुमानित व्यय राशि, इससे ज़्यादा धरोहर राशि मत कर देना, लगभग इसका 5% या 10% आप धरोहर राशि के रूप में रख सकते हैं। उसके बाद में देखो कुछ शर्तें दे रखी हैं। क्या दे रखी है बेटा, शर्तें। अब शर्तों में आपको सीधी सी बात ये रखनी है कि कार्य समय पर व गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं होने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और निविदा निरस्त कर दी जाएगी, बस सीधी सी बात है बेटा। तो ये आपकी निविदा हुई, अंत में हस्ताक्षर जो भी व्यक्ति जहाँ से लिख रहा है, नगर पालिका चेयरमैन, अगर किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से लिखा जा रहा है तो सचिव,
आरपीएससी से लिखा जा रहा है तो सचिव, किसी अन्य संस्था से, स्कूल से लिखा जा रहा है तो प्रधानाचार्य। ठीक है बेटा। तो यहाँ जैसे मान लो कोई सरकारी संस्था है, कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है, वहाँ से लिखी जा रही है निविदा कोई काम करवाने के लिए, तो इधर आ जाएगा प्रधानाचार्य। ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ ये निविदा भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है बेटा आपके सामने क्या, विज्ञप्ति। ये भी निविदा है दूसरी। अपन आगे चलते हैं सीधा विज्ञप्ति पर ही। देखो विज्ञप्ति क्या होती है बेटा। विज्ञप्ति है कि किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा अपने आदेश, निर्देश, घोषणा, निर्णय आदि से संबंधित सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से जो आदेश जारी किए जाते हैं उसे विज्ञप्ति कहते हैं। सपोज दैट अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, क्या बेटा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जैसे मान लीजिएगा आप क्या करना है बेटा, आपकी परीक्षाओं की सूचना डालनी है, आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाओं की सूचना डालनी है, तो उसके लिए वो जो निर्णय है आप तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना प्रकाशित होगी उसे ही क्या कहा जाएगा, उसे ही विज्ञप्ति कहा जाएगा। ठीक है। हाँ ध्यान रखना विज्ञप्ति विज्ञापन से अलग है। ठीक है। मैं आपको एक प्रारूप लिखा हुआ दिखाता हूँ, देखिए विज्ञप्ति का, बस बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें वही प्रारूप है बेटा। ठीक है। क्या देखो ऊपरी ऊपर तो कार्यालय का नाम, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इसके बाद में क्रमांक, वही तरीका जो निविदा में अपन लगाया था, इधर दिनांक, कोई दिक्कत, देखिए आगे विज्ञप्ति संख्या, इधर अपन ने वहाँ पर निविदा संख्या लिखी थी। अब ये लिखने की बात है थोड़ी सी आगे बेटा कि बोर्ड परीक्षा 2023 में पंजीकृत सभी छात्र छात्राओं एवं संस्था प्रधानों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं जो दिनांक, जो भी तारीख है अपनी उससे होने जा रही हैं, जिसके प्रवेश पत्र वेबसाइट पर डाले जा चुके हैं। ये चीज़ें हैं बेटा जो इसके अंदर लिखी जाती हैं। ठीक है। और इसमें भी अंत में वही तरीका बेटा, अंत में क्या बेटा, सचिव, अगर किसी प्रधानाचार्य के द्वारा जारी हुई तो प्रधानाचार्य। ठीक है। इस तरह से आपकी विज्ञप्ति लिख दी जाएगी। दोबारा से सुन लीजिए, ऊपरी ऊपर क्या आएगा, बस आपको इनका प्रारूप ध्यान रखना है। ऊपरी ऊपर कार्यालय का नाम, फिर क्रमांक, इधर दिनांक, इसके बीच में यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर जहाँ से भी विज्ञप्ति जारी हो रही है उस संस्था के द्वारा जो लिखी जाती हैं बातें वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है बेटा। कि बोर्ड, आपको पढ़कर सुनाता हूँ पूरा एक बार। बोर्ड परीक्षा 2023 में पंजीकृत सभी छात्र छात्राओं एवं संस्था प्रधानों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाएं जो दिनांक 2 मार्च, यानी ये उस समय की दिनांक लिखी हुई जब पत्र लिखवाया इन बच्चों को, ठीक है बेटा, होने जा रही हैं। उनके प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट www.rbsc.nic पर अपलोड कर दिए गए हैं। विद्यार्थी वेबसाइट से प्रवेश पत्र प्राप्त करके प्रधानाचार्य से सील व हस्ताक्षरित करवा ले, अन्यथा परीक्षा केंद्र में अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है बेटा। ये चीजें होगी और अंत में क्या हो गया, सचिव के हस्ताक्षर हो गए बेटा। ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये भी एक विज्ञप्ति लिखी हुई है। ये विज्ञप्ति का दूसरा प्रारूप है बेटा। देखो आप क्या सुनते हो कई बार कि सरकार कोई भर्ती वगैरह निकालती है तो हमारे पास एजेंसियां हैं बेटा जो भर्तियां करवाने वाली होती हैं। जैसे अपने एक तो आरपीएससी जिसको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो है। ठीक है बेटा। तो देखिए उसका ऊपरी ऊपर नाम हो गया, इधर दिनांक हो गई, यहाँ पर क्रमांक हो गया। ठीक है बेटा। ये क्रमांक है, इधर दिनांक है, इधर विज्ञप्ति संख्या होगी। अब इसमें क्या बेटा, कोई भी भर्ती जो निकाली जा रही है उसमें ये देता है जैसे आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी अध्यापक के विभिन्न विषयों पर रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो विभाग की वेबसाइट www.rpsc.org पर उपलब्ध हैं। ठीक है बेटा। तो ये तो होगी सामान्य जानकारी। अब देखो पदों का विवरण है इसमें बेटा, क्या है, पदों का विवरण, क्रम संख्या, विषय और पदों की संख्या। तो एक पर जैसे हिंदी है इनके इतने पद हो गए, अंग्रेजी के इतने हो गए, गणित के इतने हो गए। ठीक है बेटा। हाँ और देखो आगे क्या लिखा है कि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। ठीक है। और देखो क्या है अंत में, देखो कि निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि आजकल तो ऑनलाइन काम हो गया, जरूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, अपने आप ही आवेदन जो मतलब लिंक है वो निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है बेटा। तो ये विज्ञप्ति लिखने का प्रारूप है। हालांकि विज्ञप्ति पिछली बार आई हुई है लेकिन ये प्रारूप नहीं आया हुआ, पिछली बार ऐसी आई हुई है इस प्रकार से। ठीक है। हाँ अब देखिए आगे चलते हैं बेटा, 2 और बच गए, समय ज़्यादा तो लगेगा मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं ये भी समझाता हूँ आपको, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए बेटा अब आगे हम पढ़ रहे हैं अधिसूचना। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अधिसूचना पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो अधिसूचना महत्वपूर्ण है, हो सकता है परीक्षा में पूछ ली जाए अब की बार आपसे। देखो ये बेटा आपकी अधिसूचना। अब अधिसूचना क्या होती है, मैं पहले तो समझा दूँ आपको कि जब कोई भी सरकार है, चाहे वो राजस्थान सरकार है चाहे वो भारत सरकार है, ठीक है, उसके द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को आदेश देने के रूप में, और वो निर्णय हमारे तक पहुँचाने के लिए वो जो मतलब गजट के माध्यम से
गजट एक समाचार पत्र होता है बेटा, जो सरकारी होता है, उसके माध्यम से जो सूचना जारी करती है उसे ही क्या कहा जाता है, अधिसूचना कहा जाता है। तो इसमें भी सीधा सीधा तरीका आपको ध्यान रखना बेटा, ऊपरी ऊपर तो सरकार का नाम हो जाएगा, अगर भारत से जारी हो रहा है तो भारत सरकार, अगर राजस्थान से जारी हो रहा है तो राजस्थान सरकार। फिर विभाग का नाम, जैसे मान लीजिए राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर, ये क्या होगा बेटा, विभाग का नाम हो गया। तो ऊपरी ऊपर तो सरकार का नाम, फिर विभाग का नाम, ठीक है। अब विभाग का नाम आप सोचो सर हम कहाँ से लिखेंगे, तो आपको प्रश्न पत्र में लिखवा मिलेगा कि फला फला विभाग से है, ठीक है। तो आप चिंता ना कीजिए इस बात के लिए। फिर आगे पत्र क्रमांक बेटा, क्या आ गया, क्रमांक मतलब ये अधिसूचना क्रमांक, और इधर क्या हो गया, दिनांक हो गया, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझ लेना, यानी अर्धशासकीय पत्र को छोड़ करके सभी का दिनांक और क्रमांक लिखने का प्रारूप एक जैसा ही है, ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, अधिसूचना, क्या हो गया बेटा, अधिसूचना। यहाँ पर इस तरफ क्रमांक है, इधर दिनांक है, यहाँ पर अधिसूचना है। दोबारा से सुन लीजिए, ऊपरी ऊपर तो क्या आएगा बेटा, ऊपरी ऊपर तो आ गया राजस्थान सरकार, अगर भारत से जारी हुआ तो भारत सरकार। इधर क्या आ गया, जिस विभाग से जारी हुआ उस विभाग का नाम, ठीक है बेटा। इधर क्रमांक, इधर दिनांक, एक एक लाइन अपनी सुविधा के अनुसार आप छोड़ लेना बेटा। उसके बाद में यहाँ पर अधिसूचना। अब इसमें क्या बेटा, देखिए मान लीजिए ये कोई अधिसूचना लिखी गई है, और ये भी किस बारे में है, जैसे प्रशासन गांवों के संग या प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चलता है, उस समय हमारे जो तहसीलदार साहब होते हैं, जो एसडीएम महोदय होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ व्यस्त होते हैं बेटा, प्रशासन गांवों के संग अभियान में व्यस्त होते हैं। तो उस समय जो विद्यार्थी होते हैं जिनको मूल निवास जाति प्रमाण पत्र आदि बनवाने की आवश्यकता होती है, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। तो उससे संबंधित एक अधिसूचना जारी की गई है कि आप प्रशासन गांवों के संग अभियान में हो तो भी आप मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र आपके द्वारा जो जारी किए जा रहे हैं वो स्वीकृत किए जाएंगे, आपको अधिकृत किया जाता है इस चीज़ के लिए, उससे संबंधित है बेटा। देखें तो राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान 2022-23 के तहत जारी मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर हेतु तहसीलदार अधिकृत होंगे। यह अधिसूचना उक्त अभियान के संचालित होने तक प्रभावी रहेगी, यानी सरकार ने जारी की, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना बेटा। तो आप इस चीज़ को समझना मेरी बात को आराम से, कि जो आपकी अधिसूचना होगी इसमें ऊपरी ऊपर तो क्या लिखा जाएगा, ऊपरी ऊपर तो क्या लिखा जाएगा बेटा, सरकार का नाम हो गया, किसका नाम हो गया, सरकार का। फिर क्या हो गया, विभाग का नाम हो गया, इधर क्रमांक, इधर दिनांक, यहाँ पर अधिसूचना, ठीक है। अब क्या बेटा, ये आपका अधिसूचना में जो आपने बात लिखी सारी की सारी वो आ गई है, ठीक है। अब देखो अधिसूचना पूरी नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण बात है जो आगे हमें ध्यान देनी है, ठीक है बेटा। यह है महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर क्या आएगा, हस्ताक्षर किसका, जिसने अधिसूचना जारी की है। तो ये मान लो जैसे शासन सचिव ने जारी की है, अब थोड़ा सा इसको इधर लिखना बेटा, थोड़ा ज़्यादा चला गया इधर ही, ठीक है। हस्ताक्षर शासन सचिव, कै ख गए अगर नाम दे रखा तो ठीक है, नहीं आप कै ख गए लिख सकते हैं। अब देखो इसमें एक महत्वपूर्ण बात हो रहा है बेटा, क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझो इस बात को। क्या है महत्वपूर्ण बात, कि प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है, यानी ये प्रतिलिपि, यानी ये प्रति जो जारी की जा रही है ये सूचना के लिए कहाँ कहाँ भेजी जानी है, ठीक है बेटा। प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है, यानी इस प्रतिलिपि को सूचना के लिए कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है। तो जैसे देखिए, एक तो आप सीधा से लिख देंगे मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, ठीक है बेटा, निजी सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, और तहसीलदारों के लिए जारी हुई है तो समस्त तहसीलदार राजस्थान सरकार। यह है बेटा प्रतिलिपि सूचनार्थ। इसका मतलब दोबारा से समझ लेना, प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित का मतलब यह है कि ये सूचना इस सूचना की या इस प्रतिलिपि की या ये जो प्रति हमने तैयार की है, जो अधिसूचना जारी की है, इसको सूचना के लिए कहाँ कहाँ भेजा जाना है। तो ये 2-3 व्यक्तियों के अपने को नाम ध्यान रखने हैं, निजी सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, और जिस विभाग से संबंधित हुई है उनका नाम लिख दिया अपन ने, बस। ये आपकी क्या होगी बेटा, अधिसूचना होगी। क्या आपको समझ में आई बेटा अच्छे से, दोबारा से सुन लीजिए। देखो और एक बार देखो, ऊपरी ऊपर तो हो गया विभाग का नाम, ठीक है, सॉरी सरकार का नाम, फिर विभाग का नाम हो गया, उसके बाद में क्रमांक हो गया, उसके बाद में इधर दिनांक हो गया, इधर क्या होगा, अधिसूचना होगी। अब देखिए बेटा, इसके बाद में आगे हम चर्चा करें तो क्या है बेटा, जो हमने लिखा है इसके बारे में चर्चा है। जैसे राजस्थान सरकार हो गई, ठीक है, ये जो हमने लिखा ना कि प्रशासन गाँवों के संग जो अभियान है इसकी जानकारी हमने लिखी है, ठीक है बेटा। अब देखिए हम आगे चलते हैं, ये हो गया इधर क्या, हस्ताक्षर किसके द्वारा बेटा, जिसने अधिसूचना जारी की है, ठीक है। ये हो गया प्रतिलिपि सूचनार्थ, ठीक है, जिस चीज़ के पास हमें सूचना भेजनी है, ठीक है बेटा। अब ज्ञापन और बच गया, उसके बारे में और जानते हैं अपन अभी। तो देखो बेटा, ये आपका अंतिम है ज्ञापन। देखो बेटा, पहले तो मैं आपको समझा दूं, महत्वपूर्ण है, पहले बता रहा हूँ, हो सकता है ज्ञापन अब की बार पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है ज्ञापन, ठीक है। हाँ, अब तक ज्ञापन के विषय में पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है अब की बार आपसे ज्ञापन के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है बेटा। हाँ, तो देखो क्या होता है ज्ञापन, मुख्यतः हम कोई, आप सुनते हो कई बार कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, अभी जैसे जिलों की सूचना चल रही बहुत ताज़ा,
कई जगह जिले नहीं बने तो वो विरोध में आ रहे हैं कि हमारा भी जिला बनना चाहिए, तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं, एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम, तहसीलदार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसको ज्ञापन नहीं कहा जाता बेटा, ठीक है, उसको हम ज्ञापन बोल देते हैं, लेकिन सही तरीके से वो ज्ञापन नहीं है, वो विरोध पत्र है। वो क्या है? उसको हम विरोध पत्र कह सकते हैं, उसको हम मांग पत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? जैसे कोई उसमें मिलना नहीं चाहते किसी जिले में, कोई विरोध पत्र हो गया, हम भी मांग कर रहे हैं कि हमारा भी जिला बनाया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मांग पत्र हो गया। तो इसको हम विरोध पत्र कह सकते हैं, मांग पत्र कह सकते हैं, लेकिन इसको ज्ञापन नहीं कह सकते। सरकारी जो पत्र होते हैं उनकी भाषा में ज्ञापन क्या होता है, हमें इसके बारे में जानना है, ठीक है बेटा। तो आपको इसको पढ़ने के बाद ये भी जानकारी होगी ज्ञापन होता क्या है। देखिए बेटा, सामान्यतः ज्ञापन का अर्थ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं एक बार ताकि आपको आराम से दिख सके, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आराम से। हाँ देखिए बेटा, सामान्यतः ज्ञापन का अर्थ किसी विशिष्ट अधिकारी या मंत्री को दिए जाने वाले मांग पत्र या विरोध पत्र से होता है। सामान्यतः मानते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, किंतु कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत ज्ञापन का आशय सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले एक पत्र विशेष से होता है। यानी सरकारी कामकाज के अंतर्गत जो हम एक पत्र प्रेषित करते हैं वो है ज्ञापन। कि सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है बेटा? ज्ञापन कहलाता है। यानी सरकारी जो पत्राचार होता है, पत्राचार का मतलब पत्र लिखने का जो तरीका होता है, उसके अंदर अपने समकक्ष अधिकारी को या अपने अधीनस्थ, अधीनस्थ का मतलब क्या होता है बेटा? अधीनस्थ का मतलब जैसे प्रधानाचार्य जी हैं, अब उनके नीचे स्कूल में जितने भी कर्मचारी हैं सारे के सारे उनके अधीनस्थ हो गए, ठीक है। हाँ, चाहे वो चपरासी हैं, चाहे वो अध्यापक हैं, वो प्रधानाचार्य जी के अधीनस्थ हो गए, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को वो जो पत्र लिखा जाता है या अपने समकक्ष अधिकारियों को जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ज्ञापन कहा जाता है, ठीक है बेटा। अब इसके लिए कुछ सामान्य बातें होती हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना बेटा। ज्ञापन में अभिवादन नहीं होता, अभिवादन मतलब महोदय जी, ये चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। दूसरी बात, एक ही अनुच्छेद में इसको लिखा जाता है। मतलब क्या समझे बेटा आप इसका मतलब ये हो गया कि जो ज्ञापन है वो एक ही अनुच्छेद में लिखा जाएगा। जैसे हम पत्र लिखे थे तो अपन ने पत्र लिखा, उसके बाद में जैसे अर्ध सरकारी पत्र लिखा था, पत्र लिखने के बाद अपन ने लिखा समापन वाक्य की आशा है, तो अपन ने उसका पैरा चेंज कर दिया, पैराग्राफ। अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ होता है अंग्रेजी में बेटा, ठीक है। तो ये एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है, इसमें पैराग्राफ या अनुच्छेद जिसको हम बोलते हैं वो बदला नहीं जाता है। अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता कि आशा है कि आप ऐसा कार्य करेंगे, इस तरह का बढ़ाने चढ़ाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। और परिस्थिति का नाम व पता अंत में बाईं ओर लिख दिया जाता है। इसके बारे में अभी मैं आपको दिखाता हूँ ज्ञापन कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। दोबारा कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ देखिए तो बेटा, जैसे मान लो आपको एक प्रश्न दे रखा है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को प्रभावित बनाने हेतु एक ज्ञापन तैयार कीजिए। अब देखो ये तो है प्रश्न, अब अपने को लिखना है बेटा ज्ञापन। कैसे लिखना है? बिल्कुल आराम से इत्मीनान से समझना, हो सकता है आपको ज्ञापन का प्रश्न परीक्षा में जाते ही मिल जाए। देखो बेटा, ये देखिए ऊपरी ऊपर राजस्थान सरकार, यहाँ पर विभाग का नाम, यहाँ पर जहाँ से वो पत्र जारी होगा उसका नाम। जैसे राजस्थान सरकार लिखा, स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर, ये प्रारूप है बेटा ज्ञापन लिखने का। और ये भी किसके अनुरूप? आपकी जो व्याकरण की पुस्तक है उसके अनुरूप है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आराम से समझना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे ऊपरी ऊपर क्या हो गया बेटा? राजस्थान सरकार, फिर विभाग का नाम, इस स्वास्थ्य गलत है बेटा, इसमें स्वास्थ्य ऐसे आएगा, स्वास्थ्य ध्यान रखना, आधा थे आता है, से भी आधा थे भी आधा, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा? शासन सचिवालय जयपुर। फिर इधर क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया क्रमांक, क्या हो गया बेटा? ये क्रमांक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? इधर दिनांक हो गई, क्या हो गया बेटा? दिनांक हो गई। अब देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके 5 पत्र हैं, लेकिन किसी में भी 4 में आपकी क्या नहीं आता है? विषय नहीं आता है। यहाँ पर तो ज्ञापन ही जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा? विषय। तो इनमें से केवल ज्ञापन ही ऐसा है जिसमें विषय भी आता है। बाकी 4 पत्रों में, चाहे वो अर्ध सरकारी पत्र है, चाहे वो निविदा है, चाहे वो विज्ञप्ति है, चाहे वो अधिसूचना है, किसी में भी विषय नहीं आएगा। केवल और केवल ज्ञापन ही ऐसा है जिसमें विषय भी आएगा, ठीक है बेटा। हाँ तो देखो एक बार मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे लिखा जाएगा ये। देखिए बेटा, तो ये विषय है, इधर क्या हो गया विषय? कि कोरोना बूस्टर डोज को प्रभावी बनाने के संबंध में। देखो जैसे ये दे दिया कि 28 नवंबर 2022 से प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए घर घर टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगाई जानी है, ठीक है बेटा। देखिए आगे, इस बड़े अभियान में प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी के सहयोग की अपेक्षा है। हमें प्रदेश के प्रत्येक गांव व शहर में हर घर तक पहुंचना है तथा यह प्रयास करना है कि कोई भी व्यक्ति बूस्टर डोज के टीकाकरण से वंचित न रहे।
इस हेतु हमें प्रत्येक चिकित्सालय में कैंप का आयोजन भी करना है तथा 100% बूस्टर डोज के टीकाकरण का प्रयास करना है। ठीक है बेटा, ये एक आदेश जारी हुआ है ज्ञापन के रूप में सभी चिकित्सा कर्मियों के लिए। ठीक है बेटा। हाँ, अब उसके बाद में ये हस्ताक्षर हो गए। क्या हो गया बेटा? हस्ताक्षर कह गए किसके हैं? जो ज्ञापन लिख रहा है उसके। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। देखो, अपने एक बात पढ़ी थी कि जिनको हम लिख रहे हैं उनको अंत में कौन सी साइड में? बाईं ओर। कहाँ बेटा? बाईं ओर लिख दिया जाता है। जैसे सेवा में, इंग्लिश में जिसको टू बोलते हैं। ठीक है बेटा, किसको लिख रहे हैं? मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान सरकार, समस्त जिला चिकित्सा अधिकारी और समस्त चिकित्सा कर्मी। ठीक है बेटा, ये है जिन जिनको हम पत्र लिख रहे हैं। देखो, अधिसूचना में तो अपन ने लिखा था प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है, इसमें हम लिख रहे हैं जिनको हम पत्र लिखेंगे उनको सेवा में लगा करके 1 2 3, लगभग 3 को या 2 को तो हमको लिखना है बेटा। बस ये आपका ज्ञापन है। एक बार थोड़ा सा फिर देख लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ज्ञापन को बेटा थोड़ा सा पढ़कर जाना, हो सकता है ज्ञापन मिल जाए आपको परीक्षा में, क्योंकि अब तक ज्ञापन पूछा नहीं गया। ऊपर सरकार, उसके बाद में विभाग, फिर जहाँ से पत्र जारी हो रहा है शासन सचिवालय जयपुर, इधर दिनांक, इधर क्रमांक। ठीक है, यहाँ पर ज्ञापन। ठीक है, मोटे अक्षरों में लिखना थोड़ा। ठीक है, फिर ये विषय। ठीक है, जैसे कोरोना डोज को या कोरोना बूस्टर डोज को प्रभावित बनाने हेतु। ठीक है बेटा, उसके बाद में जो ज्ञापन लिखा जा रहा है वो यहाँ से प्रारंभ करना है। ठीक है बेटा। हाँ, देखिए ये लिखने का प्रारूप है, इसी वे में आप लिखें तो आपको आसानी से पूरे में पूरे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, और अंत में जिसने लिखा है उसके हस्ताक्षर यहाँ हो जाएंगे। और सबसे अंत में तो क्या हो जाएगा बेटा? सबसे अंत में तो जिनको हम लिख रहे हैं उनको हम संबोधित कर देंगे सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिला चिकित्सा अधिकारी और समस्त चिकित्सा कर्मी। ये तो केवल चिकित्सा विभाग से संबंधित था बेटा, इसलिए मैंने लिखा है। हो सकता है किसी अन्य विभाग से, शिक्षा विभाग से संबंधित हो जाए, ऊर्जा विभाग से संबंधित हो जाए, तो आपको उस वे में इसको तैयार रखना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये पत्र लेखन का जो बिंदु है, हालांकि क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, 5 पत्र पढ़े हमने इसमें एक साथ, और 4 अंक की आपकी कक्षा है। ठीक है बेटा, 41-42 मिनट की हुई है। कैसे लगी आपको ये कक्षा ज़रूर बताना। और इसके अलावा भी अन्य कोई भी बिंदु जो आपको समझ नहीं आया हो ज़रूर बताना बेटा, आपको वो मैं समझा दूंगा आराम से। अभिव्यक्ति और माध्यम में मैंने एक वीडियो तो बना दिया है, क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी इसलिए आधा छोड़ दिया था उसका मैं वीडियो बाद में डाल दूंगा बेटा ना। प्रयास करेंगे आज ही उसका वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाए। बाकी सारी चीज़ें आपको आराम से पढ़नी है, बिल्कुल इत्मीनान से पेपर देना है, सावधानीपूर्वक तरीके से पेपर को हल करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा हो। ठीक है बेटा। हाँ, एक बार बस छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य विद्यार्थियों तक भी इसे साझा करने का प्रयास करें बेटा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।